नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ ज्योग्राफी की पहली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। साथियों, ये ज्योग्राफी की पहली एमसीक्यू की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मानव भूगोल के दोनों ही चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर में लगभग आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जरा गौर से पढ़ना। ठीक है, चलिए साथियों, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है आपका, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इनमें से? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल? बताइए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है? बताइए, उपक्षेत्र नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? हाँ जी, बताइए। लिंग भूगोल है या फिर सांस्कृतिक या सैन्य? बताइए कौन सा नहीं है? तो साथियों, सैन्य भूगोल जो है वो आपका सामाजिक भूगोल से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये आपके राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, जिसमें आपके दो शाखाएं हैं राजनीतिक भूगोल की, सैन्य तथा निर्वाचन भूगोल। तो इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेड जेल को। ठीक है, आगे बढ़े। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था? ये बताइए, किसने कहा था? बोलिए। तो इसे कहा था कुमारी सैंपल ने। ये दोनों नहीं है, रेड जेल नहीं है, टेलर भी नहीं है। आंसर है कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल मतलब एलएनसी सैंपल। ठीक है, आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? बताइए कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, या द्वैधता पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है? बताइए कौन सा इसका आंसर? तो साथियों, इसका आंसर है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। साथियों, इसका आंसर ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इसका ये है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइए जरा। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक, बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा? बताइए, बताइए पारस्परिक क्रिया का कारण क्या है प्रकृति और मानव के बीच? तो पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है आपका तकनीक, क्योंकि मानव क्या करता है? प्राकृतिक नियमों को समझ के ही तकनीक का आविष्कार करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? तकनीक का आविष्कार करता है। ठीक है, तो तकनीक के लिए मानव और प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? साथियों, मूल आवश्यकताएं, तो मानव की 6 बेसिक नीड्स हैं जिसे आप मूल आवश्यकताएं कहते हैं। तो कौन कौन सी मूल आवश्यकताएं हैं? तो पहली, नंबर 1, भोजन सभी को मिलना चाहिए, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए पीने के लिए, पेयजल। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलना चाहिए? आवास, रहने के लिए घर। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। 6 चीजें हो जाती है, तो यही क्या कहलाती है? आपकी 6 बेसिक नीड्स कहलाती हैं। तो इनमें क्या है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग? बताइए कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो साथियों, वस्त्र उद्योग संबंधित है, गृह निर्माण संबंधित है, परिवहन, कृषि। बताइए, तो परिवहन संबंधित नहीं है, कृषि भी संबंधित है जिससे आपको भोजन मिलता है। तो परिवहन आप इसका आंसर है। अगला, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताइए जरा। सैंपल नहीं है, रेड जेल नहीं है, बर्ट्रैंड रसेल नहीं है, या हंटिंगटन नहीं है? बताइए कौन नहीं है?
तो इसका आंसर है आपका बर्ट्रैंड रसेल। रसेल इससे संबंधित नहीं है, हंटिंगटन संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए, किस घटक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद विचारधारा में? तो प्रकृति और मानव दोनों को ही माना गया है। ठीक है, ए और बी दोनों ही संबंधित है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संभववाद। साथियों हाँ, संभववाद में देखिए मानव और प्रकृति दोनों ही का ही महत्व है। क्यों? क्योंकि मानव प्रकृति को ही समझ करके अपना विकास करता है और अपने जीवन जीने के लिए तकनीक का आविष्कार करता है और असंभव को भी संभव बनाता है, इसलिए इसको संभववाद विचारधारा कहा गया है। ठीक है, तो मानव और प्रकृति दोनों ही, तो ए और बी दोनों आंसर सही है। अगला, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन सा है? तो नवनिश्चयवाद से ब्लास, हम्बोल्ट, रेडजेल या टेलर? बताइए तो कौन है नवनिश्चयवाद? नवनिश्चयवाद क्या था? तो निश्चयवाद विचारधारा थी, निश्चयवाद। और निश्चयवाद विचारधारा के साथ साथ एक थी जिसे आपने संभववाद विचारधारा कहा था, संभववाद विचारधारा पढ़ी। तो इन दोनों के बीच के मार्ग का था नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो नवनिश्चयवाद क्या है? मध्य मार्ग है विकास का। नवनिश्चयवाद क्या है? मध्य मार्ग, मध्य मार्ग, जिसे किसने प्रस्तुत किया था? बताइए इनमें से कौन है इसका आंसर? तो टेलर है, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताइए जरा। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। बताइए जरा क्या आंसर है आपके हिसाब से? तो सुनिए, यात्रियों के विवरण का मतलब है यात्री जब किसी क्षेत्र की यात्रा करते थे तो यात्रा करके वो अपने यात्रा के वृत्तांत को बताते थे, लिखते थे और लिख करके उस क्षेत्र के बारे में वर्णन करते थे। तो भौगोलिक क्षेत्र का ये एक वर्णन है। प्राचीन मानचित्र ये भी है जो जिसको, क्योंकि प्राचीन मानचित्र बनाए तो इसीलिए जाते थे ना ताकि उस क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन किया जा सके। तो एक तो ये भी है। अगला, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ, यानी चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के पास से कोई एस्टेरॉयड आके गिरता है तो वो इसका एक भौगोलिक अध्ययन का एक नमूना बन जाता है। अगला है प्राचीन महाकाव्य। साथियों, प्राचीन महाकाव्य किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का सटीक वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उसमें देखने को मिलता है कि उसमें थोड़ा बहुत नाम चेंजेस हो जाते हैं या उसके भौगोलिक क्षेत्र की ज्योग्राफी जो निरंतर बदलती रहती है, जलवायु में परिवर्तन आने से बदल जाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन महाकाव्य उसका पक्का वर्णन नहीं करता है, तो प्राचीन महाकाव्य इससे संबंधित नहीं है। अगला है इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के विचारक हैं? बताइए जरा। कांट, हम्बोल्ट या कार्ल रिटर? बताइए तीनों में से कौन है? बताइए, आपने पढ़ा था हम्बोल्ट है, इमैनुअल कांट है, कार्ल रिटर बताइए है, यानी कि ये तीनों ही आंसर इसके सही हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला, मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बताइए मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी नहीं है मानव भूगोल की शाखा? तो मानव भूगोल की शाखा सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल या समुद्र भूगोल? बताइए कौन सी नहीं है? तो साथियों, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल भी है, लेकिन समुद्र भूगोल इसकी शाखा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्र भूगोल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1970 के दशक की विचारधारा नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है? रेडिकल, अमूलवादी या फिर व्यवहारवादी या समाजवादी? बताइए कौन सी विचारधारा नहीं है 1970 के दशक की? तो 1970 के दशक की बात की जाए तो 1970 के दशक में तीन विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ था, तीन विचारधाराओं का जन्म होता है, जिसका नाम है अमूलवादी। एक तो अमूलवादी विचारधारा हो जाती है जिसे रेडिकल कहते हैं, दूसरी मानवतावादी जिसे आप मानव कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं, और व्यवहारवादी। ये तीन विचारधाराओं का उदय हुआ था। और हुआ किसका नहीं था? तो समाजवादी का, क्योंकि समाजवादी एक प्राचीन विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो समाजवादी विचारधारा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव के तकनीकी विकास में किसके ज्ञान की आवश्यकता होती है? बताइए जरा। प्रकृति के, आधुनिक ज्ञान के, सामाजिक ज्ञान के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जरा। तो आंसर है इसका प्रकृति ज्ञान की। तो साथियों, इसका आंसर इसलिए प्रकृति ज्ञान है क्योंकि मानव ने प्रकृति के नियमों को समझ के ही अपना आर्थिक विकास किया है, अपने लिए तकनीकी का आविष्कार किया है।
ठीक है। तो इसीलिए प्रकृति ज्ञान आवश्यक है किसी भी तकनीक के लिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला, 1950 के दशक के उपागमों में से कौन सा नहीं है, बताइए जरा। 1950 का दशक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, बताइए। कंप्यूटर का उपयोग, स्थानिक संगठनों का उदय, मानचित्रों का उपयोग, या मानवतावादी विचारधारा का उदय, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। तो साथियों, कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था काफी ज्यादा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। स्थानिक संगठनों का उदय हुआ था, नए नए क्षेत्रीय संगठन बनने लग गए थे, ठीक है, कोई आर्थिक विकास के लिए तो कोई सैन्य संगठन के तौर पर। मानचित्रों का उपयोग किया जाने लगा था, काफी ज्यादा उपयोग किया गया। और मानवतावादी विचारधारा, तो ये तो वही 1970 के दशक की है, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मानवतावादी विचारधारा का होता है, जो कि 1970 में हुआ था। ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का, प्राकृतिक वातावरण का, भौगोलिक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं, बोलिए बोलिए भाई। तो इसमें अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक और मानव के बीच संबंधों का, यानी प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे, राजनीतिक भूगोल की एक शाखा है, बताइए कौन सी है। सैन्य, निर्वाचन, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही है, बताइए जरा, या केवल एक ए सही है, बताइए कौन सा आंसर, बोलिए। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों ही सही है। सैन्य और निर्वाचन, ये दोनों ही आपकी राजनीतिक भूगोल की शाखा है। निर्वाचन भूगोल में चुनाव संबंधित बातें, तो राजनीति संबंधित होगी। सेना, वो भी राजनीति संबंधित है, ठीक है। आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, बताइए जरा। आर्थिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग, या सैन्य, बताइए। तो कृषि से आपको आर्थिक यानी आर्थिक लाभ होता है, धन मिलता है, तो ये तो हो गई शाखा। पर्यटन से मिलता है क्योंकि इनकम प्राप्त होती है स्थानीय लोगों को। औद्योगिक भूगोल, यानी उद्योगों में रोजगार मिलते ही हैं, तो ये भी आपका आर्थिक हो गया। सैन्य, सैन्य आपका आर्थिक नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, सैन्य भूगोल। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रिफिथ टेलर किस विचारधारा से संबंधित है, बताइए। नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, या पर्यावरण निश्चयवाद, बताइए। अभी एक क्वेश्चन निकल कर गया है, बताइए जरा आंसर क्या होगा इसका। चलिए, आंसर है इसका नवनिश्चयवाद विचारधारा, जो कि नियतिवाद और संभववाद दोनों विचारधारा के बीच मध्य मार्ग प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगला, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है, अरस्तु किस विचारधारा से संबंधित है, बताइए जरा। अरस्तु नियतिवाद से, संभववाद से, या फिर नवनिश्चयवाद विचारधारा से, या मूलवादी से, बताइए। तो अरस्तु संबंधित है आपके नियतिवाद विचारधारा, जो कि आपकी निश्चयवाद विचारधारा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है, ठीक है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, बताइए। बताइए इनमें से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, भारत में है, बांग्लादेश में, चीन में, या पाकिस्तान में, बताइए किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। बताइए किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, बताइए। जनसंख्या परिवर्तन का कारक, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों हैं, लेकिन आवास नहीं है। आवास इसका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आवास नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं, बताइए जरा। अपकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, वे सभी कारक जो किसी स्थान पर मानव को बुलाने के लिए काम उत्तरदायी होते हैं। जैसे मानव, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा था, वो किन कारणों से दूसरे क्षेत्र में जाके बस जाता है, नगरीय क्षेत्रों में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहता है, तो वो अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो और भी कई सारे कारण होते हैं जिससे वो अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। इंसान एक स्थान को तभी छोड़ता है जब वहां पर कोई बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, अकाल पड़ गया हो, या बेरोजगारी हो,
या अशिक्षा फैली हुई हो या राजनीतिक उपद्रव हो, यही कारण होते हैं जिससे मानव क्या करता है, एक स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाता है। तो जो कारक उसके स्थान को छुड़वाने के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक होते हैं। ठीक है, जो आकर्षित करते हैं मानव को तो वो अपकर्ष कारक, जो मानव को पुल करते हैं एक स्थान को छोड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वो प्रतिकर्ष कारक। तो प्रवास के लिए दोनों ही उत्तरदायी है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय विनाश किस विचारधारा से संबंधित है, बताइए। नियतिवाद से, नवनिश्चयवाद से, संभववाद से या निश्चयवाद से, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। तो नियतिवाद विचारधारा जो आपकी प्राचीन विचारधारा है, जो कहती है कि मानव पर्यावरण का विनाश करेगा तो मानव खुद अपने आप खुद विनाश की तरफ बढ़ जाएगा, यानी प्रकृति का विनाश होगा तो मानव अपना विनाश खुद कर लेगा, स्वयं कर लेगा, क्योंकि बिना प्रकृति के मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो नियतिवाद विचारधारा या नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद विचारधारा है जो वो संभववाद और नियतिवाद के बीच में क्या करती है, मध्य मार्ग प्रदर्शित करती है। अगली है आपकी संभववाद। संभववाद विचारधारा क्या कहती है, मानव का आधुनिक विकास हो, ज्यादा से ज्यादा मानव क्या करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे और प्रकृति को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाता है, तो संभववाद विचारधारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण का विनाश कौन करता है, संभववाद विचारधारा के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, बताइए जरा। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में वृद्धि दर। पढ़ना, गौर से पढ़ना। देखिए कई बार क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे, बोर्ड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, वो देखते हैं कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, दर पढ़ा ही नहीं, और जब दर पढ़ा नहीं तो वो लगा के आ जाते हैं एशिया। तो एशिया आंसर इसका गलत हो जाएगा, आपका आंसर है अफ्रीका। ठीक है, एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जरूर है, सर्वाधिक वृद्धि वही इसकी है, लेकिन वृद्धि दर पूछा जाए तो वो अफ्रीका आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है, बताइए फॉर्मूला क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है या दोनों ही सही है, बोलिए। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रफल बटे जनसंख्या, क्योंकि आप जनसंख्या माप रहे हो, जनसंख्या घनत्व माप रहे हो, तो ऊपर जनसंख्या रहेगी और क्षेत्रफल नीचे रहेगा, तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये लिखा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। कई बार बच्चे ऊपर वाले गलत सही करके आ जाते हैं, कहते हैं कि क्षेत्रफल बटे जनसंख्या लिख के आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस द्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए जरा। द्वीप की बात हो रही है यहाँ पे, सुमात्रा, जावा, साल्सलेट या सांता क्रूज स्लॉट, बताइए। तो आपने कई में से कई सारे सुमात्रा, जावा का तो नाम सुना होगा, लेकिन नीचे के दो का नाम नहीं सुना होगा। तो आंसर इसका है सांता क्रूज स्लॉट, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है यहाँ पे। वहीं अगर सबसे बड़े बात की जाए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, या किस द्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो जावा हो जाता है। तो जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, तो वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो सांता क्रूज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, बताइए जरा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, बोलिए। मार्शल, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या नॉयस्टीन। तो इसका आंसर है नॉयस्टीन ने। ठीक है, नॉयस्टीन ने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, बताइए किसने कहा था। माल्थस ने, क्रेसी ने, जॉर्ज बी क्रेसी, या फिर डॉक्टर हक ने, या फिर अमर्त्य सेन, बोलिए। तो किसने कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। ठीक है, एशिया के संदर्भ में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 90% क्षेत्र पर मात्र 10% लोग रहते हैं और 10% क्षेत्र पर 90% लोग रहते हैं। किन्होंने कहा, इन्होंने कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनांकी के चक्र में दूसरी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर होती है, बताइए क्या होती है। जन्म दर उच्च, मृत्यु दर निम्न।
उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए। तब तक मैं बताता हूं जनांकीय संक्रमण क्या कहता है। देखिए जनांकीय संक्रमण होता है जो वो ये कहता है कि जब कोई देश विकास करने के लिए ग्रामीण होता है, शुरुआत में अर्थव्यवस्था ग्रामीण होती है, लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा खेतीहर समाज होता है, ज्यादातर खेतीबाड़ी करते हैं, ठीक है। तो अनपढ़ लोग हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर इनकी जो जन्म दर होती है, जिसे आप बर्थ रेट कहते हैं, ये क्या होती है, उच्च होती है। और डेथ रेट जो होती है तो वो भी क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि अभी सुविधाएं नहीं है मौजूद, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये इनकी होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जिसमें देश क्या रहता है, पूरी तरीके से अल्प विकसित होता है। क्या होता है, अल्प विकसित रहता है। लेकिन जैसे ही समाज विकास करके आगे बढ़ता है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे खेतीहर अवस्था से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पे शिफ्ट होने लगता है, अशिक्षित अवस्था से शिक्षित होने लगती है, और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र अब नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो इसी अवस्था को कहते हैं सेकंड। तो दूसरी स्टेज में क्या होगा फिर दूसरी स्टेज में बर्थ रेट जो होती है वो तो उच्च बनी रहती है, लेकिन डेथ रेट क्या होती है, निम्न हो जाती है, क्योंकि इस सेकंड अवस्था में, दूसरी अवस्था में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ऐसे बदलाव हो जाते हैं। तीसरी अवस्था की बात की जाए, तीसरी अवस्था में समाज पूरी तरीके से क्या होने लगता है, नगरीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, नगरीय, तथा अशिक्षित समाज से क्या हो जाएगा, शिक्षित, सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, साक्षर बन जाएगा, ठीक है। और खेतीहर लोग अब उद्योगों में लगे होंगे, तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, औद्योगिक हो जाएगी, ठीक है। और पूरा देश कैसा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और तीसरी अवस्था में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन सा है, दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था क्या है, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न, तो ये वाली हो जाएगा, ठीक है, दूसरी अवस्था। चलिए आगे आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में जनसंख्या का सबसे अधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्षेत्र की बात हो रही है, बताइए, अफ्रीका में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बोलिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत जैसा देश मौजूद है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश आते हैं, वियतनाम आते हैं, कंबोडिया, आसियान देश आते हैं। तो यहाँ पर आबादी काफी ज्यादा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका सघनतम बसा क्षेत्र, यानी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या संकेंद्रण वाला एरिया है, ठीक है। ये अगला, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, बोलिए बोलिए, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, क्या है इसका आंसर, बोलो। तो जनसंख्या कुल जनसंख्या है, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है, या जनसंख्या वृद्धि दर है, या शहरी जनसंख्या, बोलिए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बोलिए। विरल मतलब होता है बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो कौन है, नील नदी घाटी। साथियों कोई भी नदी घाटी होती है वहां पर सभ्यता बहुत आदिकाल से बसी हुई है, बहुत पुराने समय से बसी हुई है, तो वहां पर आबादी काफी रहती होगी। तो नील नदी घाटी नहीं हो सकता, गंगा मैदान नहीं हो सकता, सहारा मरुस्थल, या दक्षिण पूर्वी एशिया, बोलिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया मैंने आपको यह पढ़ाया, तो यहाँ पर जनसंख्या काफी रहती है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो ये तीन नहीं हो सकते, रह गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सही है आंसर इसका, ठीक है। अगला, सहारा मरुस्थल में जनसंख्या विरल पाई जाती है, क्योंकि रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, भोजन पानी भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी विश्व की कुल कितनी जनसंख्या है और उसका कितना प्रतिशत एशिया में निवास करता है, बताइए जरा। 30, 40, 50 या 70%, बोलिए कितना रहता है एशिया में विश्व की आबादी का। तो विश्व की आबादी का नए जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 60% आबादी एशिया में निवास करती है, 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। 2023 के अकॉर्डिंग आंकड़े कह रहे हैं 60% आबादी क्या है, एशिया में निवास करती है, लेकिन पुराने आंकड़े हैं तो 50% आबादी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 50% आबादी एशिया में निवास करती है, इसका आंसर, ठीक है, 50%। आगे
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, बताइए जरा। जन्म, मृत्यु, प्रवास, बोलिए, या अक्षांश। तो जन्म, मृत्यु, प्रवास ये तीनों हैं जिम्मेदार, लेकिन अक्षांश नहीं है। आपको अभी मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण। देखिए साथियों, एक चीज का ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही रिपीट होते चले जा रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे रिपीट होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट में से हैं, जो लगभग कई बार पूछे गए हैं। PYQs हैं ये आपके, ठीक है, जो कई बार आपके पेपर में आए हैं। चलिए बताइए, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या का कम होने का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का अभाव, परिवहन की कमी, कठोर जलवायु या उद्योगों की कमी, बोलिए। तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में कठोर जलवायु हो जाएगा, जहां पर मानव रह नहीं सकता, ठीक है, काफी ज्यादा, क्योंकि मानव ना ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में रहता है और ना ही अधिक गर्म क्षेत्रों में, तो ये कठोर जलवायु वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बोलिए जरा। भारत, चीन, अमेरिका या रूस, बोलिए। तो भाई ये वाला आंकड़ा आप कहोगे कि भारत सबसे ज्यादा है। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन कौन से आंकड़े? 2023 और 24 के अकॉर्डिंग, 24 के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन आपको लिखना कौन सा है? चीन वाला, क्योंकि चीन 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक ज्यादा है, क्योंकि भारत की जनगणना के अभी तक आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। कोरोना पैंडेमिक काल के कारण हमारे देश में 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि आप चीन का आंसर लगा करके आओगे, ठीक है। तो चीन की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है, बोलिए। जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ, जन्म और मृत्यु में अंतर, कुल जनसंख्या, प्रवासन या फिर शहरीकरण, बोलिए। तो बिल्कुल सही है पहला आंसर, जन्म और मृत्यु दर में अंतर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, बोलिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, कौन सा कारक करता है, बोलिए। तो जलवायु करता है, स्थलाकृति करती है, उद्योग या मिट्टी, बोलिए। तो इसका आंसर होगा आपका, जनसंख्या वितरण को जलवायु करता है प्रभावित, स्थलाकृति करती है, मिट्टी भी करती है। लेकिन बात कौन सी कर रही है? जनसंख्या का कौन सा कारक? मानव निर्मित। मानव निर्मित तो भाई उद्योग है ना, क्योंकि जलवायु को मानव कंट्रोल नहीं करता है, स्थलाकृति को भी नहीं कर सकता, मिट्टी को भी नहीं कर सकता, लेकिन उद्योगों को करता है। तो मानव निर्मित कारक कौन सा हो गया? उद्योग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर क्या है? जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण क्या है, बोलिए जरा। जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, समान जलवायु, समान स्थलाकृति या फिर समान उद्योग, बोलिए। क्या होगा इसका आंसर? तो समान रूप से उद्योग तो नहीं है, समान रूप से स्थलाकृति भी नहीं है, समान जलवायु भी नहीं है, या प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, बोलिए। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से स्थलाकृति, जलवायु और सभी कारणों की वजह से फैले हुए हैं, जिस वजह से जनसंख्या का असमान वितरण होता है, ठीक है। चलिए अब आपकी एमसीक्यू क्लास यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। पहली क्लास थी एमसीक्यू की, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को अपने ही ग्रुप में, जो आपके स्कूल के गुरु हों या आपके जो भी सहयोगी हों, आपके कोई कॉम्पिटिटर हों या 12th क्लास के और भी जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हों, उन तक शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको इसी टाइप का कंटेंट मिलता रहेगा। आपको फिर से और भी कई सारे चैप्टर कराने हैं, उनके भी एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए तो टाइम काफी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।